हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट 4 करने वाले हैं। 17th सेंचुरी ट्रांजैक्शन मराठास। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली रीड करने वाले हैं कि मराठा जो किंगडम है किस प्रकार से स्थापित किया जाता है और मुगल एम्पायर का किस प्रकार से डिक्लाइन होता है। ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले जो टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है दक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब की क्या थी दक्कन पॉलिसी। तो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी देखी थी, लेकिन इसमें कुछ और ज़्यादा एडिशनल दे रखा है, तो दोबारा से इसको देखते हैं। तो दक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी किस तरीके से थी। तो औरंगजेब की जो दक्कन पॉलिसी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। तो 4 जो फेज हैं, जो औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी 4 फेजों में डिवाइड कर रखी है, जिसमें कि जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब फर्स्ट जो फेज है वो 1658 से लेकर 1666 तक है। जिसके अंदर क्या होता है, जो अपने सेशन होते हैं, जो उनके भाई होते हैं, उनके साथ झगड़ने में ही उसका जो टाइम पीरियड होता है ये निकल जाते हैं। फिर सेकंड स्टेज आते हैं, सेकंड फेज होता है वो 1667 से लेकर 1681 तक होता है, जिसके अंदर क्या होता है वो थोड़ा बहुत जो किंगडम है वो फैलाने के लिए सोचता है, अपना जो मुगल एम्पायर है फैलाने के लिए सोचता है, लेकिन उसका काफ़ी हद तक ये असफल होता है। थर्ड स्टेज तक आते आते 1682 से लेकर 1694 तक होते हैं, जिसमें कि 1680 में तो शिवाजी महाराज है वो मर चुके होते हैं, जिसमें कि जो औरंगजेब है बहुत सारा जो अपना मुगल एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं। और जो लास्ट स्टेज है, फाइनल फेज है, उसमें वो कब तक है 1695 से लेकर 1707 तक है, जिसके अंदर क्या होता है जो मराठास के किंगडम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं और मुगल एम्पायर डिक्लाइन के कगार पे है। ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं, तो एक एक फेज को अलग अलग देखते हैं। तो पहला जो फेज होता है, पहला जो स्टेज होता है जो दक्कन पॉलिसी का औरंगजेब का 1658 से लेकर 1666 तक है। तो ये आपको डेट जरूर अच्छी तरीके से याद करनी है, फर्स्ट फेज कहाँ तक था, ठीक है। तो ये जो फेज था जिसके अंदर क्या होता है, पहले क्या आप मेरी बात सुनो, ये चीज़ें अभी ध्यान मत दो। तो क्या था कि जो फर्स्ट फेज के अंदर क्या था, जो राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी, जो शिवाजी महाराज है उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार जो मराठा किंगडम है वो स्टेबल किया जाता है, एस्टेब्लिश होता है, और एस्टेब्लिश होने के बाद क्या होता है जो शिवाजी महाराज है वो किंगडम, अपना मराठा जो किंगडम है उसको फैलाने के लिए लग जाते हैं। उनकी एक नीति थी, गोरिल्ला नीति थी। गोरिल्ला नीति क्या होती है कि किसी को पीठ पीछे वार करना, जिसमें कि उसका ध्यान ही रहे और उसका जो पूरा तहस नहस कर देना। तो इस प्रकार की थी शिवाजी महाराज की पॉलिसी। तो ये पॉलिसी होती है जिसमें कि जो शिवाजी महाराज है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं और जो औरंगजेब को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि यदि मैं दक्कन में जाऊँगा अपना किंगडम फैलाने के लिए कि क्या होगा, मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा। तो इसमें क्या है, राइजिंग पावर है शिवाजी महाराज की। तो औरंगजेब क्या सोचता है कि मैं क्या करूं, जो जय सिंह है उसको वायसराय नियुक्त कर देता हूं दक्कन का, क्योंकि अच्छे योद्धा थे राजा जय सिंह। तो उनको क्या कर दिया औरंगजेब ने, दक्कन का जो वायसराय है वो नियुक्त कर दिया। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार जो जय सिंह है वहाँ के वायसराय बनेंगे, तो एक पावरफुल एक वायसराय है दक्कन के वो, तो कोई भी लोग है, कोई भी राजा है उन पे हमला करने के लिए नहीं सोचेगा, ठीक है। उन्होंने जय सिंह को तो नियुक्त कर दिया, लेकिन क्या होता है एकदम से जो शिवाजी महाराज है, जो सूरत एक ट्रेड का एक जगह थी मुगल एम्पायर में, तो जो शिवाजी महाराज है वहां पर हमला कर देते हैं, जिसमें जय सिंह होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच होती है, जय सिंह के बीच होती है और शिवाजी महाराज के बीच में होते हैं। क्यों होती है, क्योंकि जो शिवाजी महाराज ने क्या करा था, सूरत पर जो उनका ट्रेड का माध्यम था मुगल एम्पायर का, उस पर कब्जा करने के लिए सोचा था, जिसमें कि जय सिंह उनको पकड़ लेते हैं और एक ट्रीटी करते हैं कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर ये लिखा हुआ था कि क्या करना है, जो शिवाजी महाराज हैं उनके पास जितने भी फोर्ट थे, मतलब 35 फोर्ट थे, किले 35 किले थे उनको, क्योंकि उन्होंने जीत रखे थे, 35 किले जीत रखे थे शिवाजी महाराज ने। तो जय सिंह बोलते कि 25 किले आपको मुगल एम्पायर को देने पड़ेंगे। अब 12 किले किसके पास बचते हैं, शिवाजी महाराज के बीच में। शिवाजी महाराज के पास 12 किले बचते हैं, जिसमें कि क्या होता है, और उन्हें यह भी बोला जाता है शिवाजी महाराज को कि आपको एनुअली हमें 40 लाख रुपए देने होंगे।
तो ये सारी बातें होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर में, जिसके बीच क्या होती है, ये शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच होती है। तो शिवाजी महाराज है वो मान जाते, क्यों मानते हैं, क्योंकि जो मुगल एम्पायर में जो औरंगजेब है उन्होंने क्या करा था, जो उनके बेटा थे, किसके बेटे, शिवाजी महाराज के जो बेटे थे साउथ को, उन्होंने 5,000 तक मनसब दिया था। उन्होंने सोचा था कि मैं 5,000, हमने देखा था मनसब क्या होते हैं, एक हाई रैंक होते हैं, तो उसके बेटे को उसने हाई रैंक दिया 5,000। तो उसने अच्छी अच्छी तरीके से नॉर्मली अपने फोर्ट दे दिया, और उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा आने वाले समय में, क्या करूंगा, इनसे जीत ही लूंगा ये, और हम दोनों की अच्छी नीति हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे आगे जाके फ्रेंडशिप होगी, ये होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, वो सारे फोर्ट वगैरह दे दिए थे, लेकिन 12 किले उनके पास अभी भी थे। तो उन्होंने सोचा था आने वाले समय में मैं जीत लूंगा। समझ आ गया क्या, कि जय सिंह को उन्होंने वायसराय नियुक्त कर दिया है, और इसमें वो कामयाब भी हुए हैं। एक ट्रीटी हो गया पुरंदर की, और बहुत सारे किले अब मुगल एम्पायर के अंदर आ गए हैं। बस आपको ये बातें याद रखें, बहुत सारे किले किसके पास आ गए, मुगल एम्पायर के अंदर आ गए, जय सिंह एक वायसराय होने के नाते, ठीक है। राजा जयसिंह वो डायरेक्टली टू कंट्री जो कंटिन्यू करते हैं अपनी एग्रेसिव पॉलिसी, उनकी एग्रेसिव पॉलिसी थी। उन्होंने किस प्रकार शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है। The defection of many of the Maratha chief combined with the overgrown defeat in the military field। तो उन्होंने क्या करा था, शिवाजी महाराज को उन्होंने डिफीट कर दिया था एक वॉर में, जिसमें उन्होंने उसके बाद ट्रीटी करी थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि मैंने आपको बताई, जिसके अंदर क्या होता है, जो शिवाजी महाराज को, जो मुगल एम्पायर को 23 किले देने पड़ते हैं, और जिनके पास 12 किले बचते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि आपको 40 लाख के रुपए हमें एनुअली देने पड़ेंगे। तो ये बात होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर में। तो आप देख रहे हो कि जयसिंह के नियुक्त होने से दक्कन में ऐसा लग रहा है आपको कि किस प्रकार से अब तो जीत ही लेंगे, औरंगजेब क्या है, जो दक्कन पूरा एरिया है इंडिया का वो जीत ही लेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एकदम से क्या होता है, जो जय सिंह है उन्होंने तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कर ली थी, जिसके बाद क्या होता है, एक आगरा में जो शिवाजी महाराज औरंगजेब के साथ मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन औरंगजेब का था उस दिन बर्थडे, तो वो शिवाजी महाराज के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे होते हैं, और उनको वो रैंक देते 5,000 तक। तो शिवाजी महाराज बोलते हैं कि 5,000 तक रैंक मुझे क्यों दे रहे, मेरे बेटे को जो उन्होंने 5,000 रैंक दिया तो मुझे तो थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए। तो शिवाजी महाराज रूठ के चले जाते हैं आगरा से, मतलब औरंगजेब के किले से। तो उसी टाइम क्या होता है, जो औरंगजेब है शिवाजी महाराज को किले में बंद कर देते हैं, एक जेल में बंद कर देते हैं, मतलब किले के अंदर होम रेस्ट के अंदर रोक लेते हैं, जिसमें कि क्या होता है, आपको देख रहे हो कि शिवाजी महाराज अब क्या है, मुगलों के अंदर है। लेकिन क्या होता है, एकदम से बुरी चीज हो जाती है जय सिंह के साथ। क्या होता है, फर्स्टली जय सिंह होते हैं वो कैप्चर जो बीजापुर है होते हैं। हमने देखा था जो दक्कन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक अहमदनगर, एक बीजापुर, एक गोलकुंडा था। अहमदनगर आ चुका था मुगल एम्पायर के अंदर, अब बीजापुर और गोलकुंडा बचा है, और मराठास बचे हैं, जिसमें कि जो बीजापुर को जीतने के लिए जाते हैं जय सिंह तो उसमें फेल हो जाते हैं। तो एक तो बुरी खबर जो औरंगजेब को ये मिली। सेकंड क्या बची, जो आगरा में उन्होंने कैप्चर किया था शिवाजी महाराज को, शिवाजी महाराज है किले से भाग जाते हैं। तो फर्स्ट फेज के अंदर आपको इतना ही है कि जो राइजिंग पावर हो रही है महाराजा शिवाजी की, वो जय सिंह को वायसराय नियुक्त कर देते हैं दक्कन का, जिसमें जय सिंह की एग्रेसिव पॉलिसी थी, उन्होंने किस प्रकार से जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर किया ये रीड किया हमने। फिर उन्होंने जय सिंह क्या है और शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो नहीं बात कर पाते। लेकिन औरंगजेब को पता चल जाता है कि अब क्या करेंगे, ये जो किंगडम वगैरह का अपना जो फोर्ट वगैरह दिए उनको छीने लग जाएंगे, तो वो कैप्चर कर लेते हैं शिवाजी महाराज को, जिसमें कि शिवाजी महाराज भाग जाते हैं, और जय सिंह है बीजापुर को भी कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और 1667 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है जय सिंह की। अब जय सिंह थे, एक अच्छे पॉलिसी थी उनकी, बहुत अच्छी थी, ट्रीटी के साथ झगड़ा सोल्व करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी थी। लेकिन 1667 में क्या हो जाती है, जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इसके सेकंड फेज के अंदर हम रीड करेंगे जो गोलकुंडा के अंदर क्या होता है। गोलकुंडा एक मैंने तो बताए थे एक इंपॉर्टेंट जगह है, जिसमें कि 2 भाई उभर के आते हैं, एक होते हैं मदाना और एक होता है अखाना। तो मदाना और अखाना है, 2 भाई हैं, वो पावरफुल उभर के आते हैं। वो सोचते हैं कि सेकंड फेज के अंदर वो सोचते हैं कि क्या करेंगे, मदाना और अखाना क्या गोलकुंडा में एक पावर उभर के आती है, और गोलकुंडा किसके खिलाफ था, औरंगजेब के मुगल एम्पायर के खिलाफ था। तो वो क्या सोचते हैं, यदि गोलकुंडा, बीजापुर और मराठा इकट्ठा मिल जाए, यूनाइट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो हम क्या मुगल एम्पायर को हरा सकते हैं।
लेकिन कोई भी उनकी बात ही नहीं मानता, मखाना और अखाना की, ठीक है, मदाना और अखाने की कोई बात नहीं मानता। तो सेकंड फेज में ये होता है, और भी चीजें होती हैं वो देखते हैं। फॉर ऑल दिस ईयर द मुगल वर फेज द, क्योंकि बहुत सारी होपलेस जो सिचुएशन थी वो हो चुकी है, क्योंकि जयसिंह है वो मर चुके हैं, अब उनका और ज्यादा कौन फैलाएगा, कोई भी नहीं। लैक ऑफ मतलब लैक ऑफ गुड लीडरशिप, तो कोई भी एक अच्छा लीडरशिप नहीं था। फाइनेंस डिफिकल्टी आ चुकी थी जयसिंह के मरने के बाद, ठीक है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से जो औरंगजेब है, अब क्या करेंगे, दिलेर खान, एक दिलेर खान के व्यक्ति होते हैं, उन्हें न्यू व्यक्ति होते हैं जिनको वॉइसरॉय नियुक्त करते हैं दक्कन के। औरंगजेब है, दिलेर खान को वॉइसरॉय नियुक्त करते हैं दक्कन के। तो वो क्या करते हैं, वो गोलकुंडा को 1677 में जीतने के लिए जाते हैं, जिसमें कि वो सडनली अटैक होते हैं गोलकुंडा के ऊपर, जिसमें कि वो क्या होता है, कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन कैप्चर भी नहीं कर पाते तो क्या होता है, उनके बीच में एक ट्रीटी हो जाता है गोलकुंडा के किंग के साथ और दिलेर खान के बीच में, इनके बीच में क्या हो जाती है, ट्रीटी हो जाती है, पीसफुली ट्रीटी होती है। तो फिर क्या होता है, अचानक से वो बीजापुर पे अटैक करने लग जाता है 1678 में, अगेन 1679 में दोबारा से। लेकिन बीजापुर को भी वो अपने अंडर नहीं कर पाता दिलेर खान, वो कुछ काम का ही नहीं है, नहीं उसने गोलकुंडा को जीता, नहीं उसने बीजापुर को जीता। और दिलेर खान है, बीजापुर ना नहीं तो वो गोलकुंडा को जीत पाता, नहीं वो बीजापुर को जीत जाता। तो सेकंड फेज में ऐसा ही, वो कुछ भी चीजें नहीं जीत पाता। लेकिन आपको ये देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार जो फर्स्ट फेज के अंदर जो किस प्रकार जो शिवाजी है वो भाग गए थे। तो सेकंड फेज के अंदर क्या करते, जो शिवाजी महाराज के पास है बहुत सारे किले, कितने किले गए थे, 23 किले गए थे। तो उन 23 किलों को मुगल अंपायर के अंदर से वो छीनने लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी करता है और बहुत सारे जो किले को जीतना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से मुगल एम्पायर के अंदर क्या आ जाती है, डिफिकल्टी आ जाती है फाइनेंस की, बहुत पैसे से दिक्कत आ जाती है। तो सेकंड स्टेज में हमने एक तो क्या कि किस प्रकार जो शिवाजी महाराज ने कैप्चर करने लग जाते हैं फोर्ट को, दिलेर खान है वो बीजापुर ना गोलकुंडा को जीतने को मिलता है उन्हें, और एक राइजिंग पावर उभर के आती है मदाना और अखाना की। तो ये हमने सेकंड फेज में रीड किया है। अब थर्ड फेज में क्या होता है, 1682 से लेकर 1694 तक होती है ये, जिसमें 1680 में ही क्या होता है, 1680 में ही क्या होता है, जो महाराजा जो शिवाजी होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो इम्पोर्टेंट रूलर थे मराठास के वो ही डेथ हो गई उनकी। तो अब क्या, औरंगजेब खुद अपनी कमांड संभालेगा अपने हाथ में। तो पहले वो वायसरॉय को नियुक्त कर रहा है, लेकिन अब क्या सोचेगा, मैं खुद नियुक्त हूँ, मतलब मैं खुद जाऊंगा और क्या करूंगा, दक्कन में अपना पूरा किंगडम फैलाने लग जाऊंगा। तो औरंगजेब इस तरीके से अपना जो थर्ड फेज के अंदर बहुत सारी टेरिटरी को अपने अंडर करते हैं। तो इसमें हमने देखा 1680 में किस प्रकार से जो डेथ हो जाती है शिवाजी महाराज की, ठीक है। तो अदर टेरिटरी डू नॉट कम, क्योंकि हमें देखने को मिला कोई भी जो टेरिटरी है वो किसके अंदर नहीं आ रही है, मुगल एम्पायर के अंदर नहीं आ रही है। तो जो आदिल शाह होते हैं, आदिल शाह कौन है, जो बीजापुर के किंग है। आदिल शाह गोलकुंडा और मराठा है, वो आदिल शाह क्या करते हैं, आदिल शाह बहुत सारे ये सोचते हैं कि हम क्या करें, इकट्ठा मिल जाए, लेकिन कोई भी नहीं मिल रहा। आदिल शाह जो बीजापुर के किंग है वो सोच रहे हैं कि हम बीजापुर गोलकुंडा मराठा इकट्ठा मिल जाए और मुगल एम्पायर को डिफीट कर दें, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता। और क्या करता है, इसका मौका औरंगजेब उठाता है और किस प्रकार से जो इन सभी को एक एक कर हरा देता है। बट वो इतना सक्सेसफुली नहीं होता पहले, लेकिन दोबारा जब अटैक करने जाता है तो 1686 में वो बीजापुर को हरा देता है। फिर वो जो मदाना और अखाना थे, कौन थे मदाना अखाना, जो गोलकुंडा की जो राइजिंग पावर उभर के आ रही थी। तो अब क्या है, सबसे पहले जो औरंगजेब की इनके ऊपर नजर जाएगी कि ये यूनाइट कर रहे थे लोगों को, इनको मैं हराऊंगा। तो जो गोलकुंडा के किंग थे कुतुब शाह, गोलकुंडा के किंग कौन थे, कुतुब शाह। तो वो सोचते हैं कि अब बीजापुर गिर चुका है, अब हमारी गोलकुंडा की बारी आ गई, औरंगजेब अब हमें हराएगा। तो जो कुतुब शाह क्या करते हैं, मदाना और अखाना को खुद ही मरवा देते हैं, क्योंकि पहले से औरंगजेब को इनके ऊपर खुंदक है कि मदाना और अखाना को ये मारेंगे। तो कुतुब शाह इनको खुद मरवा देता, गोलकुंडा के किंग है उनको खुद मरवा देते हैं, जिसमें कि औरंगजेब तो किसी की बात नहीं मानने वाले थे, जिसमें कि कुतुब शाह को खुद ही मार देते औरंगजेब। लेकिन मराठा बचा है, तो मराठा को वो करने के लिए औरंगजेब क्या करता है, जो कैप्चर कर लेता है संभाजी। संभाजी कौन है, जो शिवाजी महाराज के बेटे होते हैं।
संभाजी को कैप्चर कर लेते हैं औरंगजेब, और किस प्रकार जो संभाजी को मार देते हैं। तो मराठा भी धीरे धीरे उनके अंडर आ रहा है। तो थर्ड फेज के अंदर क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से आप इंग्लिश में रीड करते हैं जिसमें कि आपको और अच्छी तरीके से पता चल जाए। तो बीजापुर जो गोलकुंडा है और मराठा है कैन नॉट बी क्रश, वो नहीं हो रहे थे सेकंड फेज तक, जिसमें कि क्या होता है 1686 में जो बीजापुर है ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब मराठा जो शिवाजी की डेथ होती है तो किस प्रकार जो औरंगजेब है अपना बीजापुर को अपने अंडर कर लेते हैं 1686 में, फिर गोलकुंडा को कर लेते हैं 1687 में, और फिर क्या करते हैं वो रैपिड मिलिट्री एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और संभाजी को अपने मतलब कैप्चर कर लेते हैं और बाद में उनको मार देते हैं। और इस प्रकार जो औरंगजेब की अचीवमेंट होती है थर्ड फेज के अंदर कि वो सारा जो टेरिटरी होती है दक्कन की वो जीत लेते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर देखोगे कि किस प्रकार से जो अब जो हमने देखा जो संभाजी है जो शिवाजी के एल्डेस्ट बेटे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, उनको उन्होंने क्या कर लिया था, मार दिया था। लेकिन जो उसके बेटे थे संभाजी के जो बेटे थे साहू, वो बचे थे। तो साहू को उन्होंने क्या बोला था, छोटा सा है, तो उनको जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने साहू को जेल में डाला। तो अब क्या करेंगे, वो सोचते हैं कि मैंने इनके साथ बहुत बुरा करा है, क्योंकि लोग भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि लोगों को क्या है, एक किंग है, हिंदू किंग मरा है, उनको तो बुरा लगेगा। तो लोग भी अब क्या है, उनके पीजेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, औरंगजेब की बात नहीं मानना स्टार्ट कर देते। तो एग्रेंट पावर है, जो किसान होते पीजेंट होते हैं, वो पावर दिखाने लग जाते हैं। तो औरंगजेब को समझ आता है 1703 में कि मुझे क्या करना चाहिए, जो साहू है उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन सारी मीटिंग वगैरह हो जाते हैं, सभी जो मराठास के जो किंग होते हैं, जो भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं, वो आते हैं और साहू को छुड़ाने के लिए आ जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन क्या होता है, एक कुछ ही चंद मिनटों पहले क्या बोलता है औरंगजेब, नहीं, साहू अभी कैप्चर ही रहेगा जेल के अंदर। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार की पॉलिसीज थी उसकी। पहले उसने हाँ बोला, फिर मना कर दिया। तो जो अब हमने देखा कि पीजेंट वगैरह रिवोल्ट करने लगे हैं। तो 1707 में औरंगजेब मर जाते हैं और मरने के बाद जो दक्कन पॉलिसी होती है औरंगजेब की वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कैप्चर ही कर लिया। लेकिन मराठा है वो पावरफुल उभर के आ रहे हैं। तो मराठा उभरेंगे तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होगा। तो सेकंड वीडियो होगी हमारी फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, किस प्रकार से मुगल एम्पायर है डिक्लाइन होता है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। इफ यू लाइक और वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।